हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 12 इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आज उत्पादन लागतें यानी लागत विश्लेषण या हम कह सकते हैं कास्ट एनालिसिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसका पार्ट 1 हम आपको बता चुके हैं और पार्ट 2 को हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे। इस पार्ट 2 का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे, जो बड़ी ही सरलता के साथ, ग्राफ के साथ और चार्ट के साथ, हम टैली के साथ इसका अध्ययन करेंगे। एकदम ही आपको समझ में आ जाएगा कि कास्ट एनालिसिस होता क्या है। पार्ट 1 में हमने बताया था कि किसी वस्तु का जो उत्पादन है, जो लागतों का वर्गीकरण है, यानी जो हम कास्ट एनालिसिस है, कहां कहां किस तरह के लागत कैसे लगता है, उसका मैंने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम बताएंगे कि जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है, वो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में यानी अल्पकाल में और दीर्घकाल में किस तरह से लागतों का प्रयोग करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि लागत होती क्या है। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले समस्त उत्पत्ति के साधन को दिया जाने वाला भुगतान ही उत्पादन लागत कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर को बना रहा हूं और इस मार्कर को बनाने में जिन जिन साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं और उन साधनों का भुगतान हम किस में करते हैं, मुद्रा में करते हैं। हम जोड़ दें, उसी को हम उत्पादन लागत कहते हैं। तो लागतों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने 3 बिंदुओं का बड़े गंभीरता से अध्ययन किया था, जिसको एक मौद्रिक लागत कहते हैं या मॉनेटरी कास्ट, मनी कास्ट भी कह सकते हैं, और रियल कास्ट यानी वास्तविक लागत, और एवरेज कास्ट यानी औसत लागत। ये 3 तरह से हम लागतों का बात किए थे और इसमें हमने इसका भी बात किया था। यानी इसमें एक था कि स्पष्ट लागत की बात किया था, और जो दूसरा था अस्पष्ट। यानी इन सभी बिंदुओं का हम इसके पार्ट 1 में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो हम ये केवल आपको याद दिलाने के लिए हमने आपको यहां पे दिया कि लागत किसको कहते हैं। अगर इतना लिख दिए 2 नंबर में तो आपको 2 नंबर में आपको प्राप्त हो जाएगा नंबर। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां पे मैंने बताया कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन अवस्था के आधार पर हम लागतों का वर्गीकरण करेंगे। आप देख सकते हैं कि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागतें क्या होता है। उत्पादन समयावधि के आधार पर लागतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी समय अवधि के अनुसार, टाइम के अनुसार हम जो कास्ट होता है, लागत होता है, उसको 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पहला है तो अल्पकालीन लागत और दूसरा है दीर्घकालीन लागत। अल्पकालीन और दीर्घकालीन यानी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों अलग अलग होता है। अल्पकाल के अंतर्गत, शॉर्ट पीरियड के अंतर्गत हमारे पास उतने समय नहीं होते हैं कि मांग के अनुरूप हम वस्तुओं की पूर्ति या उस समायोजन उसका कर सकें या संसाधनों का हम विस्तार कर सकें, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है। तो इस पर हम देखते हैं कि अल्पकालीन लागत यानी शॉर्ट रन जो कास्ट होता है, उसमें क्या साधनों का रोल है। देखते हैं कि अल्पकाल में उत्पादक वस्तु की पूर्ति को परिवर्तित मांग की दशाओं के अनुसार पूर्णतः समायोजित नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास समय कम हो और जैसे मांग इतना ज्यादा हो और हमारे पास संसाधन इतना छोटा है, इतनी बड़ी मांग को हम इतना बड़ा मांग को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके सामने ये बहुत बड़ा मांग है और हमारे पास समय क्या है, बहुत कम है। तो कहने का मतलब है कि अल्पकाल में उत्पादक वस्तु की पूर्ति को परिवर्तित मांग की दशाओं के अनुसार पूर्णतः समायोजित नहीं कर सकता। कुछ हद तक उसका समायोजन कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मांग है, इतनी बड़ी मांग को
इतने छोटे से संसाधन से हम पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादक के पास समय इतना नहीं होता कि उत्पत्ति के सभी साधनों को समय अनुसार परिवर्तित कर सके। यानी उत्पादन के जितने संसाधन वो अपने कंपनी के रूप में लगा रखा है, इतना उसके पास समय नहीं होता है कि जरूरत के हिसाब से उस प्लांट की क्षमता को बढ़ा सके। जैसे मैं आपको बता दूं, एक मछली मारने वाला मछुआरा हो, दिन भर में वो 5 किलो मछली अगर मार लेता है और उससे अचानक कह दिया जाए नहीं, हमें तुमसे आज 50 किलो मछली की जरूरत है, उसे पूरा कर दो। मछुआरा कहेगा नहीं भैया बहुत मेहनत करेंगे तो हम 8 किलो मछली मार सकते हैं, लेकिन हम 50 किलो मछली नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन की जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, इससे ज्यादा की नहीं है। तो कहेगा नहीं मुझे आज ही चाहिए, तो आज ही चाहिए, और एक इसी संसाधन से हम कभी भी नहीं मार सकते हैं। तो वही है जैसे हमारे पास बाइक हो, उसमें ये जो स्पीड दिया 120 है, कदर इस बाइक से तुम 180 की स्पीड से तुम चले आओ, तो नहीं आओ तो दूसरी बाइक ले लो। अरे मेरे पास पैसे नहीं है, समय नहीं है कि हम बाइक खरीद करके 220 वाली स्पीड से हम 180 की चले आए, ऐसा तो है नहीं। तो वही कहा गया समय के हिसाब से अल्पकालीन लागतें होती हैं और दीर्घकालीन लागतें। अब अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत जो संसाधन होते हैं उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से 2 साधन होते हैं, एक तो स्थिर साधन होते हैं और दूसरा परिवर्तनशील साधन होते हैं। आइए हम इसको भी बड़ी सरलता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यानी जो भी उत्पादक है उसके पास जो भी संसाधन रिसोर्सेस है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसमें से कुछ जो संसाधन है रिसोर्सेस हैं वो फिक्स होते हैं, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब कुछ होते हैं परिवर्तनशील साधन, जिसकी मात्रा को हम अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि जो स्थिर साधन, ये आप देख सकते हैं स्थिर साधन, यानी अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे हम स्थिर साधन कहते हैं। अगर 1 नंबर में पूछ दिया स्थिर साधन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है, उसी को हम स्थिर साधन कह सकते हैं। जैसे कौन से ऐसे साधन हैं जो शॉर्ट रन में अल्पकाल में उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे भूमि, जैसे बिल्डिंग, मशीन, संगठन एवं प्रबंधन, ऊंचा तकनीकी श्रम आदि को हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अचानक आपके पास एक लैंड 1 एकड़ का है और प्रोडक्शन करने के लिए 5 एकड़ की जमीन की जरूरत है, तो आप वो फिक्स है, अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया ही नहीं जा सकता है। तो ये स्थिर साधन है। जो बिल्डिंग हमने बना दिया है उसमें तुरंत विस्तार कर दिया जाए संभव नहीं है, यह भी स्थिर साधन। जो हमने बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है उसको हम बड़ा नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते, उसकी क्षमता को भी नहीं बढ़ा सकते हैं, यह भी स्थिर साधन है। जो संगठन एवं प्रबंधन एक बनाया गया है अचानक उसमें भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो तकनीकी सहायक हैं, जो तकनीकी श्रमिक हैं, जैसे मान लीजिए लेबोरेटरी मैन है, जो मतलब प्रयोगशाला देखते हैं, उसमें उसकी मात्रा क्या है, कैसे होना चाहिए, कहीं खराब ना हो जाए, जो वैज्ञानिकता के आधार पर जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं उसकी संख्या हम अचानक नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें एग्जाम होता, परीक्षा होता, इंटरव्यू होता, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है, उसको पूरा करने के बाद ही हम तकनीकी श्रम को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये स्थिर साधन है। ये क्या है, स्थिर साधन है। और कुछ साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यानी अल्पकाल में कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और कुछ साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो स्थिर साधन की भी आपने एग्जाम्पल को देख लिया और परिवर्तनशील साधन को भी हम देख लें। जिनकी पूर्ति को आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जा सकता है उसे हम परिवर्तनशील साधन कहते हैं। जब मन करे
परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि कर दिए और जब मन करे तो घटा दिए, उसे हम परिवर्तनशील यानी हम कह सकते हैं वेरिएबल, परिवर्तनशील साधन कह सकते हैं, वेरिएबल रिसोर्सेस कह सकते हैं। जैसे ईंधन, जैसे ईंधन 10 लीटर पेट्रोल की जरूरत है, 20 लीटर पेट्रोल भरा सकते हैं। 10 यूनिट बिजली खपत है, हम 20 यूनिट बिजली खपत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली, कच्चा माल, जैसे हम 100 कुंटल के द्वारा गन्ना से एक चीनी बनाते हैं, हम कह देंगे तो 500 कुंटल का भी प्रोडक्शन अगर होगा तो हम मंगा लेंगे, अगर बाजार में है तो मंगा लेंगे, उसमें वृद्धि कर सकते हैं, किसी दूसरे एरिया से मंगा सकते हैं, चाहे कपड़े का, जूट का है, कपास का, जो भी है उसमें हम कच्चे राख को हम मंगा सकते हैं, पैसा है तो। अगर बहुत सारे एरिया में है, कहीं कहीं से हम मंगा लेंगे। जो श्रमिक है, जिसको मजदूरा कहते हैं, मजदूरी की मजदूरी देंगे तो 10 की जगह 20 मजदूर हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 500, 1000 होंगे, जितना चाहे मजदूर मिल सकते हैं, लेकिन तकनीकी मजदूर नहीं मिल सकता है। तो ये क्या है? स्थिर साधन। स्थिर साधन वे साधन होते हैं जिसमें परिवर्तन हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, यानी अल्पकाल में हम स्थिर साधन में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अल्पकाल में कुछ ऐसे साधन है जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, उसकी मात्रा में कमी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। ये स्थिर साधन की हमने बात किया और ये हमने अपने को परिवर्तनशील साधन की बात किया। आइए हम इसको और भी इजी वे में समझते हैं। जैसे आपको मिलेगा स्थिर साधन के कुछ एग्जाम्पल हमने बना दिया। ये देखिए स्थिर साधन, ये मशीन है, ये मारुति कंपनी की मशीन देख रहे हैं, ये मशीन है जो हमने आपको मशीन की बात बताई थी। ये मशीन है, इनमें हम अचानक परिवर्तन नहीं कर सकते। ये लैंड है जिसपे ये मान लीजिए कंपनी स्थापित है, इसमें हम अचानक परिवर्तन, इसकी जमीन की मात्रा को अचानक हम बढ़ा नहीं सकते, इसके इस प्लांट की क्षमता को हम अचानक नहीं बढ़ा सकते कि इसीलिए हम उसको स्थिर साधन कह सकते हैं, इसीलिए हम इसको स्थिर साधन कहते हैं। ये जो बड़ी बड़ी ये आपको देख रहे हैं बना हुआ है, ये सब जो बिल्डिंग इमारतें या हम कह सकते जिसमें ये रह रहा है सब सामान है, इसकी क्षमता को हम अचानक बढ़ा नहीं सकते हैं। ये जो प्रबंध है जो बड़ी सूझबूझ के साथ हमने बनाया है, इसकी संख्या को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स रिसोर्सेस, स्थिर साधन जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं यहां पे स्थिर लागत क्या होता है। अब स्थिर लागत क्या होता है ये देखते हैं। स्थिर लागत क्या होता है ये आप देख सकते हैं कि यहां पे वस्तु की इकाई और यहां पे लिखते हैं स्थिर लागत। तो स्थिर लागत हम कह सकते हैं टोटल फिक्स कास्ट, स्थिर लागत को हम बोलते हैं टोटल फिक्स कास्ट। यहां पे देखिए ये 0 है, अगर जैसे मान लीजिए हम ये सारे जो हमने प्लांट लगा रखा है, चाहे वस्तु का प्रोडक्शन हो या न हो, लेकिन इसमें जो खर्च लगा है उसका तो हमें भुगतान करना ही होगा, चाहे वस्तु का प्रोडक्शन हो या न हो, लेकिन इस पे जो हमारी लागत लगी है उसका भुगतान हमें करना होगा, क्योंकि सारे पैसे हम बैंक से कर्ज लेकर के इतनी बड़ी संसाधनों को हमने बनाया है। तो हमने यहां लिखा 0, अगर 0 वस्तु का प्रोडक्शन है तो भी आपको जो रुपए में 200 रुपए हम लग रहा है, ये फिक्स कास्ट है, उत्पादन हो या उत्पादन न हो, लेकिन हमें 200, अगर एक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो भी 200, 2 वस्तु का 200, 3 वस्तु का 3, 4 का 200, ये सब, यानी जितनी भी वस्तुओं का हमने प्रोडक्शन किया, जैसे जैसे वस्तुओं की इकाई की मात्रा में वृद्धि करते जा रहे हैं, ये मार्कर बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, तो भी फिक्स कास्ट। एक बार बिल्डिंग में जो कास्ट आ जाती है तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने से इसमें वृद्धि नहीं होती है। एक बार मैं मशीन खरीद लिया, इसमें एक बार मैं गाड़ी खरीद लिया तो पुनः अब गाड़ी खरीदने के लिए पैसा थोड़ी लगेगा, अब जितना ही चलाएंगे पेट्रोल उतना ही ज्यादा लगेगा, नहीं चलाएंगे तो भी
वो उतना पैसा आपका खर्च हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा तो खर्च होगा, या नहीं चलेगा तो भी देखिए यहां पे नहीं चले या चले, लेकिन उसकी स्थिर लागत उतनी ही आनी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए ऐसे इसका डायग्राम बनता है, ये होता है इस तरह का। तो ये इसको बोलते हैं EFC बोलते हैं, हम कह सकते हैं TFC, टोटल फिक्स कास्ट। फिक्स कास्ट मतलब है स्थिर लागत। ओ मान लीजिए YX, हम कह सकते हैं यहां पे जो वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो इस वस्तु के उत्पादन में हम देख सकते हैं ये पैरेलल है ये, तो इसका जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा। अगर आ जाए स्थिर साधन क्या होता है, स्थिर लागत क्या होता है, तो स्थिर लागत का आप कह सकते हैं कि यह एक सारणी है और उसका क्या है, एक डायग्राम है। यानी उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप भी जो स्थिर साधन है, जिसको टोटल फिक्स कास्ट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्पादन हो या उत्पादन न हो, लेकिन उसके स्थिर साधन जो उसकी जो टोटल फिक्स कास्ट है उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसी को बोलते हैं स्थिर लागत, उसी को बोलते हैं स्थिर लागत। जो एक्स वस्तु के यहां पे पैरेलल होता है, एक्स के पैरेलल होता है, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं ये मान लीजिए ये 200 है, उत्पादन हो भाई इसमें, लेकिन नहीं हो तो भी इतना देना पड़ेगा, हो तो भी इतना देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम परिवर्तनशील या प्रमुख लागत, जिसको वेरिएबल जो प्राइम कास्ट बोलते हैं। वेरिएबल यानी परिवर्तनशील या प्रमुख लागत, यानी जैसे जैसे हम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते जाएंगे वैसे वैसे जो वेरिएबल कास्ट है वो बढ़ता जाएगा। फिक्स कास्ट तो उतना ही रहेगा, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पे देखिए वस्तु की इकाई और कुल परिवर्तनशील लागत, जिसको बोलते हैं TVC, टोटल वेरिएबल कास्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। यहां पे देखते हैं कि अगर हम उत्पादन नहीं करेंगे तो वेरिएबल कास्ट नहीं लगे। अगर हम बाइक नहीं चलाते हैं तो पेट्रोल का खर्च नहीं होगा। अगर हम एक वस्तु का उत्पादन किए तो उत्पादन में कितना कास्ट आ गया, 40 आ गया। दूसरी वस्तु का उत्पादन किए तो 60 आ गया, तीसरी का किए तो हम 80 आ गया, चौथी का किए तो 120 आ गया। अब 5 वस्तु का उत्पादन किए तो हम वेरिएबल कास्ट 200 आ गया। जैसे जैसे उत्पादन करते जाएंगे मजदूरों की संख्या में वृद्धि होगी, रॉ मटेरियल में वृद्धि होगी, परिवहन संसाधनों में वृद्धि होगी, डीजल पेट्रोल कागज पेट्रोलियम जो सब कुछ भी उसमें लागत बढ़ता जाएगा। मैं समझ में, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे आप प्रोडक्शन, जैसे चीनी, एक क्विंटल मान लीजिए चीनी का उत्पादन कर रहे हैं आप, तो 100 रुपया लग रहा है सारा कास्ट। तो 2 क्विंटल का उत्पादन करेंगे तो गन्ना की और जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? रॉ मटेरियल में गन्ना चाहिए ना, रॉ मटेरियल में हमें गन्ना चाहिए। अच्छा समझिए, बिजली की खपत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। हम देख सकते हैं कि श्रमिकों की खपत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। आप देख सकते हैं जो हम परिवहन साधन के द्वारा वस्तुओं को ले आ रहे हैं और ले जा रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होता जाता है वेरिएबल कास्ट उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे आप देखिए ना, गाड़ी को 10 किलोमीटर चलाएंगे तो आपका मान लीजिए आधा लीटर पेट्रोल चलेगा, 20 किलोमीटर जाएंगे 1 लीटर, और जितना ही तेज चलाएंगे जितना ही दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा, और नहीं चलाएंगे तो को नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि अगर शून्य उत्पादन है तो कुल परिवर्तनशील लागत क्या होगा? शून्य होगा। जैसे जैसे उत्पादन लागत, ये उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वेरिएबल कास्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं वस्तु की इकाई में वृद्धि तो वेरिएबल कास्ट में क्या हो जाएगा? वृद्धि। और वस्तु इकाई में कमी तो वेरिएबल कास्ट में क्या हो जाएगा? कमी। अगर शून्य है तो ये शून्य है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा वेरिएबल कास्ट क्या होता है, जानते होंगे। वेरिएबल कास्ट परिवर्तनशील लागत, यानी जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में हम वृद्धि करते जाएंगे वैसे वैसे वो जो लागत है वो बढ़ती जाएगी। आइए हम इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं।
इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको एक डायग्राम से आइए देखते हैं। जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x है, y है, और ये लिखते हैं यहाँ पे ये 0 है, ये क्या है TVC, ये क्या है TVC है, और इसे हम बोलते हैं ये इकाई, वस्तु की क्या है इकाई। ये देख सकते हैं कि 40 और 60 80 120 200 यही है, यही 0 है, ये है आपका 40 और क्या है आपका 80, अरे सॉरी 40 60 80 आपका 120 और 200। यहां पे देख सकते हैं कि 0 से 0 है और 1 है तो क्या है 40 है, ये 1 है और ये है आपका 40, 2 है तो ये है आपका 60 और 3 है तो ये है आपका 80। ये चौथे इकाई पे क्या हो रहा है आपका ये हो रहा है, पांचवें पे क्या हो रहा है ये हो रहा है। अब देख सकते हैं कि इसको हम ये है आपका क्या है TVC, टोटल वेरिएबल कास्ट, यानी जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है वेरिएबल कास्ट भी उतना ही बढ़ता जाता है। समझ में आ गया होगा, ये TVC रेखा है, देख सकते हैं यहां पे जैसे जैसे हम उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है और इकाइयों की मात्रा बढ़ रही है तो ये हमारा क्या है टोटल वेरिएबल कास्ट क्या है बढ़ रहा है, ये TVC हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। कुल लागत बराबर टोटल कास्ट क्या है, TC बराबर TFC बटे TVC, टोटल फिक्स कास्ट और प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका TC। यानी हमने देखा कि ये जो डायग्राम बनाया था इसको बनाया था TFC और ये जो था आपका TVC, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इस तरह से बनेगा आपका TC, ये हो जाएगा आपका TC, यानी हम कह सकते TC मतलब ये हो जाएगा TFC और प्लस TVC, ये हो जाएगा आपका TC। आइए हम इसको और समझते हैं। यहां पे देखते हैं कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत एवं कुल लागत, यानी कुल लागत सब तीनों को हम जोड़ दिए। यहां पे वस्तु की इकाई यानी कास्ट इन यूनिट जो है ये कुल स्थिर लागत जिसको हम बोलते हैं TFC, कुल परिवर्तनशील लागत TVC और कुल लागत मैंने TC इक्वल टू TFC और प्लस TVC हमने जोड़ दिया तो ये आपको TC मिल जाता है। यहाँ पे बड़े हम कम समय में समझाने के लिए सारे हम प्रोग्रामिंग करके लाए हैं। यहाँ पे देख सकते वस्तु की इकाई 0 है तो स्थिर लागत जिसको हम फिक्स कास्ट बोलते हैं वो आपका 200 है। वो तो मैं बताऊं ना सब, देखिए एक सारे का फिक्स कास्ट क्या है वही है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा। यानी हम कह सकते हैं उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो या न हो, उत्पादन हो या न हो, लेकिन जो ये फिक्स कास्ट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, इसलिए तो फिक्स कास्ट स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उत्पादन हो या उत्पादन न हो। नेक्स्ट कुल परिवर्तनशील लागत, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती गई है वैसे वैसे यहां पे वेरिएबल कास्ट क्या हो रहा है, 0 है तो 0 है, 1 है तो 40 है, 2 है तो 60 है, 3 है तो 80 है, 4 है तो 120 है। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु की इकाई की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो कुल परिवर्तनशील की मात्रा में भी क्या हो रही है, यह वृद्धि हो रही है। कुल लागत हमने देखा कि इसको और इसको जोड़ देंगे, यहां पर TC इक्वल टू TFC प्लस TVC, यानी इसको हमने जोड़ दिया 200 0 200 240 240 260 260 200 और 80 280 200 और 120 320 और 200 और 180 380, ये जोड़ दिया, ये हो गया आपका टोटल कास्ट। और जैसा इसको भी मैं आपको डायग्राम बनाया था, इन तीनों को यहां पे हम आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं।
ये तीनों को कैसे, अभी मैंने बनाया था ये आपका ये यहां पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, ये है आपका, ये सॉरी ये है आपका TFC। ये आप देखते हैं, यदि इसको देखेंगे इसको देखेंगे, जब ए और ए जुड़ जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहां पे देखते हैं कि यहां से चलता है ये इसको बोलेंगे हम TVC। ये है आपका TVC ये है। अब यहां पे होता है TFC प्लस TVC इक्वल टू ये होगा आपका TC, ये हो जाएगा आपका TC। ये आपके यहां पे लिख देंगे लागत, यहां पे लिख जाएगा उत्पादन इकाई, हम कह सकते हैं XO, ये हो जाएगा Y। तो ये तीनों डायग्राम देखिए, ये वाला जो है, ये वाली स्थिति आपको ये मिल जाती है, ये वाली स्थिति आपको ये मिल जाती है, और ये वाली स्थिति आपको ये मिल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्या होता है, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, आय कुल लागत। अब आइए हम थोड़ा सा बचा हुआ है प्रति इकाई उत्पादन लागत। यानी प्रति इकाई उत्पादन लागत क्या होता है, अल्पकालीन उत्पादन लागत को प्रति इकाई उत्पादन लागत के रूप में बांटा जा सकता है। यानी अल्पकाल में उत्पादन लागत को, यानी अल्पकाल में उत्पादन लागतों को प्रति उत्पादन लागत के रूप में बांटा जा सकता है। जैसे ये है औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत कुल लागत और सीमांत लागत। इस जो अल्पकाल में जो प्रति इकाई के रूप में हम इस तरह से बांट सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यह क्या होता है, औसत स्थिर लागत क्या होता है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है, औसत कुल लागत क्या होता है और सीमांत लागत क्या होता है, एक ही वीडियो में हम कल लेकर के आएंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।